हेलो दोस्तों, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से आधुनिक भारत पढ़ा रहा हूं, या ये कहिए कि आधुनिक भारत का क्लास दे रहा हूं, जिसके अंतर्गत कल हम लोगों ने मराठा की शुरुआत की थी और मराठा के बारे में पढ़ने का प्रयास किया था, जिसके तहत हमने मराठों के कुछ परिचय देखा कि कैसे उनके जीवन में राजनीतिक उत्कर्ष का परिणाम निकला। फिर कुछ प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ा कि शिवाजी के पूर्वज लोग कहाँ से आए थे और कैसे थे। फिर हमने शिवाजी के बचपन को देखा। उसके बाद शिवाजी के काल को भी हमने देखा कि शिवाजी का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, पिताजी कौन थे, माताजी कौन थी, पत्नी कौन थी, धार्मिक गुरु कौन थे, संरक्षक कौन थे, जागीर कौन सी मिली थी उनको। ये सब सारी चीज़ें हमने कल शिवाजी के बारे में पढ़ने का प्रयास किया और मुझे उम्मीद है कि जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे उनको निश्चित तौर पे ये समझ में आया होगा। और जो लोग नए व्यक्ति मेरे वीडियो से जुड़ रहे होंगे या मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ रहे होंगे, उन्हें भी निश्चित तौर पे समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग अब पीछे की से आगे बढ़ते हैं, यानी कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उससे आगे आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। यानी कल हमने शिवाजी का जन्म से लेकर के शिवाजी के शादी विवाह तक की स्थिति को पढ़ लिया था और हमने यह भी बताने का प्रयास किया था कि 1640 ईस्वी में शिवाजी की शादी हो गई थी और उससे पहले 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने पढ़ा था। उसके बाद अब 1640 के बाद शिवाजी के समय में राजनीतिक उत्कर्ष होता है, उनका विजय अभियान शुरू होता है, जिसे हम लोग कहते हैं शिवाजी का विजय अभियान। और इस शिवाजी के विजय अभियान को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कोडवर्ड के माध्यम में पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे कि बड़ी ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। कल भी हमने कुछ कहानियां ही बताई थी दोस्तों। मैं कहानी इसलिए बताता हूँ ताकि कहानी एक कहानी नहीं होता है, ये मेरे 10 साल का अनुभव है, जिसके आधार पे मैं उस विषय वस्तु को एक कहानी का रूप देता हूँ और फिर उस विषय वस्तु को उसी कहानी के कंसेप्ट के आधार पर मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप बड़ी आसानी से उस कहानी को अगर समझ जाएंगे तो जो भी उसके फैक्ट होंगे वो आप आसानी से याद कर लेंगे। अदरवाइज अगर वो कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो फिर आपकी जो फैक्ट होंगे वो अच्छी तरह से याद नहीं होंगे। और शायद याद होगा, अगर आप कंटिन्यू मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो मैंने शुरू में ही कहा था कि इतिहास कोई रटने का विषय नहीं होता है, इतिहास समझ कर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का एक विषय होता है, एक अवधारणा विषय बनाता है, एक अवधारणा तैयार करता है और उसी के आधार पर हम इतिहास को बड़ी आसानी से समझ पाते हैं। तो कल जैसे हमने आपको बेसिक तरीके से बताने का प्रयास किया था, आज हम लोग वहीं से जहां हमने छोड़ा था विजय अभियान से आगे बढ़ाने का बात कर रहे हैं। हमने 40 तक कल्ला काल करके छोड़ दिया था। आगे करते हैं बात, फिर इसको जहां जहां कहानी की जरूरत होगी वहां वहां मैं कहानी आपको बताने का प्रयास करूंगा। हालांकि इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि 1640 तक हम लोगों ने कल कर लिया था। आगे आज हम शिवाजी का विजय अभियान करेंगे। 1640 से लेकर के 42 तक शिवाजी, कहानी समझिएगा पहले, शिवाजी जो थे 40 से लेकर 42 तक कर्नाटक में ही अपने पिताजी के साथ रहे थे। ठीक है, और उसके बाद शिवाजी ने क्या किया, अपना विजय अभियान शुरू किया। सबसे पहले बीजापुर से ही शुरू किया था उसने। बीजापुर को जीता, बीजापुर के बाद कुछ अन्य जगहों को जीता, सिंहगढ़ को जीता, तोरण को जीता, पुरंदर को जीता, जावली को जीता, रायगढ़ को जीता और कोंकण को जीता। इस तरह से शिवाजी अपने महत्वपूर्ण विजय अभियान के माध्यम से 1657 ईस्वी तक आते आते कोंकण तक जीत चुके थे। अब उस 57 तक की कहानी को हम लोग एक बार पहले समझ लेते हैं कि वहां तक आते आते शिवाजी ने किसको किसको जीता और वहां पर आने के बाद 57 में से कौन सी स्थिति पैदा हुई कि शिवाजी का आगे की कहानी बढ़ी। ठीक है, तो 40 से 57 तक हम समझने का पहले प्रयास करते हैं। कह रहा है कि 1640 से 42 ईस्वी तक शिवाजी कर्नाटक में अपने पिताजी के साथ रहे। ठीक है, शिवाजी के प्रारंभिक सैनिक अभियान बीजापुर के आदिल शाह राज्य के खिलाफ था।
बीजापुर के खिलाफ इन्होंने अपना पहला विजय अभियान शुरू किया था, याद रखिएगा अगर सवाल पूछा जाए तो। अब कह रहा है कि शिवाजी का विजय अभियान, महत्वपूर्ण विजय अभियान, यानी देखिए मैंने एक कोडवर्ड में बताया है, आपको समझाने का प्रयास किया है, जिसका नाम है कि शिवाजी ने 1 2 3 4 5 6 जगहों को महत्वपूर्ण था, यानी बीजापुर को छोड़कर उसको जीता था। इसको हमने कोड दिया सीतो पुजारा को। सीतो पुजारा को का मतलब है कि सिंहगढ़ जो शिवाजी ने 43 में जीता, तोरण को 46 में जीता, पुरंदर के किला को 54 में जीता, जावली को 56 में जीता, रायगढ़ को ही 56 में जीता और कोंकण तक पहुंच गए 57 में। कोंकण जब जीते तो वहां पे 3 जगह था, एक कल्याणी, भिवंडी और मावली। इन जगहों को भी 57 में, मतलब 1657 तक आते आते शिवाजी ने जीत लिया था और उनके जो शुरुआती विजय अभियान थे वो लगातार सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे थे और वो सफल होते जा रहे थे, उन्हें कोई रोक टोक नहीं मिल रहा था। ठीक है दोस्तों, इसी बीच ये समझ में आ गई होगी उनकी प्रारंभिक विजय अभियान महत्वपूर्ण अभियान थे, इसको आप याद कर लीजिएगा और यहाँ से कुछ और चीजें क्वेश्चन नहीं पूछाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 57 में। ठीक है, 57 तक जाते जाते उन्होंने कोंकण को तो जीत लिया। जब 57 में कोंकण को जीत लिया और वहां जब पहुंचे तो 57 में शिवाजी का पहली बार मुलाकात दक्षिण में, यानी दक्षिण में जब गए थे तो मुगल यानी औरंगजेब से हुआ। तब शिवाजी ने अहमदनगर और जूनागढ़ चुनार पर आक्रमण किया, लेकिन इस संघर्ष में शिवाजी को पीछे हटना पड़ा। यानी 57 में जब शिवाजी दक्षिण गए तो पहली बार मुगल, और मुगल का जो सेनापति जो था, जो दक्षिण में सूबेदार था, उसका नाम था औरंगजेब, जो शाहजहां का पुत्र था, दक्कन का सूबेदार था। तो उससे इनकी पहली मुलाकात कब हुई? 57 में। याद रखिए क्वेश्चन आया हुआ है, शिवाजी की मुगलों से पहली मुलाकात कब हुई थी? 57 में, 1657 में दक्कन में, जब वहां पे शिवाजी अहमदनगर और जुनार को जीतने गए, लेकिन वहां शिवाजी हारे और वो पीछे हट गए। बात यहां तक समझ में आ गई? 57 तक पहुंच गए हैं। अब देखिए यहीं पे मैंने एक छोटा सा चीज लिखा है कि उत्तराधिकार का संघर्ष अर्थात शाहजहां के समय में पुत्रों के बीच, ये एक कहानी है जो मैं बताता हूं, जो शिवाजी के उत्थान से बहुत महत्वपूर्ण जुड़ा हुआ है। अगर शायद ये घटना नहीं घटती तो शायद शिवाजी इतना जल्दी उत्थान पे नहीं पहुंच पाते, संभवतः नहीं चाहते, ये कहानी एक अलग होती। तो बाबू इस कहानी को ना आराम से आप समझने का प्रयास करना। इसको मैंने लिखा तो नहीं है, लेकिन कहानी बताता हूँ कि हुआ क्या था। देखिए, जब शिवाजी 57 में यानी 1657 में जब वो दक्षिण गए हुए हैं और दक्षिण पहुंच रहे हैं, और उस समय मुगलों का सूबेदार जो है वो औरंगजेब है और दक्कन का सूबेदार है। ठीक इसी समय उत्तर भारत में औरंगजेब का पिता शाहजहां जो था वो शासन कर रहा था। याद रखिएगा, शाहजहां का जब हम लोग पढ़ेंगे तो और चर्चा करेंगे, लेकिन टाइम पीरियड 1627 से लेकर के 59 तक माना जाता है। ठीक है, अचानक 57 में ही ये एक अफवाह फैली कि शाहजहां मर गया। बात समझिएगा, ये कहानी है। अफवाह फैली 57 में कि शाहजहां मर गया। ऐसी स्थिति में शाहजहां के 4 पुत्र थे जो अलग अलग जगहों पे शासन, मतलब सूबेदारी के पद पे शासन कर रहे थे। और केंद्र में कौन था? तो केंद्र में था औरंगजेब, शाहजहां। ऐसी स्थिति में उसका एक पुत्र बंगाल में था, एक दक्कन में औरंगजेब था, एक गुजरात में था और एक उसका पुत्र उसी के पास था। अब ऐसी स्थिति में सारे पुत्र किधर की तरफ भागना शुरू किए? दिल्ली की तरफ, कि दिल्ली में जो दारा शिकोह बैठा हुआ है वो कहीं ऐसा ना हो कि वही गद्दी पे बैठ जाए तो बाद में जो अलग पुत्र हैं उनको किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सभी लोग गए। ऐसे में ही 57 में दक्कन छोड़ करके औरंगजेब भी उत्तर भारत में जाने का फैसला कर लेता है उत्तराधिकार की लड़ाई के लिए, ताकि वहां जाएंगे और लड़ाई होगा तो जो भी जीते और गद्दी पर बैठ जाए। तो 57 में औरंगजेब दक्षिण छोड़ करके कहाँ चला जाता है? उत्तर भारत की तरफ। अब जो है दक्षिण पूरी तरह से खाली हो गया है, क्योंकि बीजापुर तो पहले ही हरा चुके हैं, वो खाली हो गया। और ऐसे में दक्षिण में अब शिवाजी का विजय अभियान करने का रास्ता बिल्कुल खुल जाता है। बात समझ में आपको आ गई? तो ये कहानी थी बाबू, औरंगजेब का उत्तर जाना ही दक्षिण में विस्तार की नीति के लिए शिवाजी के लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध हुआ।
अब देखिए अब क्या होता है, अब यहाँ पे लिखा हुआ अफजल खां से संघर्ष। वो कहानी समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कैसे शिवाजी आगे बढ़ते हैं। अब अफजल खां से संघर्ष की कहानी समझिएगा। औरंगजेब जब दक्षिण में था तो वो क्या किया था कि बीजापुर पर दबाव डाल करके बहुत ज्यादा रखा था, और दबाव के वजह से बीजापुर कुछ भी करने में सक्षम नहीं था, ना ही किसी से लड़ने के लिए तैयार हो रहा था, क्योंकि मुगलों के दबाव में था। ऐसे में जब औरंगजेब उत्तर चला गया तो बीजापुर जो था वो पूरी तरह से ऊपर उठ गया। अब ऐसे में वो बदला तो लेना चाहता था, क्योंकि शिवाजी ने पहले भी आक्रमण किया था। ऐसे में वहां का जो शासक था, कहाँ का, ये कहानी पहले समझा रहा हूँ आपको मैं, कि बीजापुर का जो शासक था जिसका नाम था आदिल शाह, उसने क्या किया कि एक अपना सूबेदार जो था उसका उसका नाम था अफजल खां, इसको उसने नियुक्त किया और 1659 में उससे कहा कि जाओ तुम शिवाजी को मार डालो, यानी जिंदा या मुर्दा मार दो उसको। ठीक है, किसने कहा जी? बीजापुर के शासक जो था उसने कहा, किससे? अपने एक सूबेदार अफजल खां से मारने की बात कही शिवाजी को सन 59 में। आई बात समझ में? ऐसी स्थिति में अफजल खां जाता है और जा करके एक संदेश भेजता है शिवाजी को, और भेज करके कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। बात समझिएगा, क्या कहता है? मैं आपसे मिलना चाहता हूं। ऐसी स्थिति में शिवाजी तो इस चतुराई को समझ गए कि बात कोई ना कोई अवश्य है। तब जाकर के शिवाजी ने भी कहा ठीक है हम भी मिल लेते हैं, इसमें क्या रखा हुआ है। तो प्रतापगढ़ का एक जंगल था दक्षिण में, उसी जंगल में मिलने का रास्ता, मिलने का जगह तय किया गया कि हम लोग क्या करेंगे, प्रतापगढ़ के जंगल में मिलेंगे। लेकिन शिवाजी को भरोसा नहीं था अफजल खां पर, तो उन्होंने अपने साथ कुछ मित्रों को भी लिया और जंगल के चारों तरफ अपनी सैनिक भेज दी। जब वहां वो लोग गए प्रतापगढ़ में, जंगल में जब गए, तो वहां पे धोखे से अफजल खां ने शिवाजी पर आक्रमण किया। ऐसी स्थिति में उनका जो कवच था, उस कवच से शिवाजी की जान तो बच गई, और उसके बाद शिवाजी ने अपनी तलवार से और एक बनखक था उसके माध्यम से इसको मार दिया। किसको? अफजल खां को। जैसे ही उसको मार दिया, मुगल सेना ने चारों तरफ से जंगल को घेर लिया और जो मुसलमान सैनिक थे वहां पे थोड़े बहुत, उनको मारना शुरू कर दिया और निर्दयता पूर्वक उनकी नरसंहार कर दी। इसी घटना को हम लोग अफजल खां से संघर्ष कहते हैं शिवाजी के बारे में। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब हम आगे बढ़ते हैं कि होता क्या है। कह रहा है कि 59 में औरंगजेब के उत्तर भारत चले जाने के बाद, उसे 57 में गया है वो, लेकिन 59 यहाँ पे लिखा है कि घटना जब घट रही, बीजापुर के को मुगलों से भय खत्म हो गया। तब जाकर बीजापुर ने शिवाजी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया। आ गई बात समझ में कि जो भय बना हुआ था मुगलों से वो खत्म हुआ, तो इसने निर्णय लिया कि हम कार्रवाई करेंगे। 59 में ही बीजापुर राज ने अपने सरदार अफजल खां को शिवाजी को कैद करने या मार डालने का आदेश भेज दिया कि या तो उसे मार डालिए या उसे कैद कर लीजिए। अफजल खां ने अपने दूत कृष्णा जी भास्कर को शिवाजी के पास भेजा और मिलने की इच्छा जाहिर की। कौन थे जी दूत? कृष्णा जी भास्कर को भेजा और मिलने की इच्छा जाहिर की। कहानी मैंने पहले बता दिया आपको। शिवाजी भी तैयार हुए और दोनों ने वार्ता के लिए प्रतापगढ़ का जंगल तय किया कि हम लोग वहीं पे क्या करेंगे, मिलेंगे। शिवाजी ने अफजल खां पर विश्वास नहीं किया। बात समझ में आई ना? मैं पहले कहा कि उन्होंने चतुराई से काम लिया, और मोरो पिंगले और नेताजी पालकर के नेतृत्व में, दो इनके अपने खास व्यक्ति थे, मोरो पिंगले और नेताजी पालकर के नेतृत्व में मराठा सेना को जंगल के चारों तरफ छिपने के लिए कह दिया और गोपीनाथ को अपना दूत बनाकर अफजल खां के पास भेजा कि आइए हम लोग मिलना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसी स्थिति में शिवाजी ने अपने अंगरक्षक के रूप में जीवमहल और शंभू जी काबजी को ले लिया और लेकर के शिवाजी चल गए कहाँ पे? प्रतापगढ़ के जंगल में चले गए मिलने के लिए। जब दोनों व्यक्ति प्रतापगढ़ के जंगल में मिले तो अफजल खां ने शिवाजी की हत्या करने का प्रयास किया, उन पर अटैक किया। ये पहले ही बात मैंने कहानी में बताया था आपको। इसी बीच शिवाजी ने अपने बखनख, जो एक हाथों में लगाया जाता है, और कटार से अफजल खां को मार दिया। ठीक, मतलब सब अफजल खां ने अटैक किया, लेकिन शिवाजी चतुराई से बचे। इसलिए हुआ था कि उनका जो कवच था उससे वो बच गए। कवच से बच करके जो स्टील बॉडी पहन रखे थे उससे बच गए।
और फिर शिवाजी ने दोबारा उनके ऊपर अटैक किया, उसके ऊपर अपने कटार और बनखस से, और उस स्थिति में अफजल खां को मार दिया। अफजल खां के मरते ही तैयार मराठा सेना जो चारों तरफ थी मुसलमान सेना पर टूट पड़ी और उनका नरसंहार करना शुरू कर दिया। इस प्रकार 59 में जो अफजल खां से संघर्ष था वो समाप्त हो गया, यानी अफजल खां मारा गया, बीजापुर का सूबेदार जो था। बात क्लियर। अब कह रहे कि इसी बीच, अब देखिए जैसे ही वो 59 में उधर वो मर जाता है, शिवाजी दक्षिण में चले जाते हैं, तब तक उत्तर भारत में उत्तराधिकार के संघर्ष समाप्त हो जाता है। सबको मार करके औरंगजेब क्या करता है, गद्दी पर बैठ जाता है। और तब उसको याद आता है दक्षिण की, कि दक्षिण की सूबेदारी तो अभी खाली है। तब अपने मामा शाइस्ता खां को वो दक्षिण भेजने का प्रयास करता है। इसको अब हम लोग आगे की कहानी में पढ़ेंगे। कह रहा है कि इसी बीच उत्तर भारत में मुगलों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। अभी हमने कहा ना कि उत्तर भारत में समाप्त हो गया और औरंगजेब गद्दी पर बैठ गया। जब गद्दी पर बैठ गया तो उसे दक्षिण की सूबेदारी याद आई और ऐसे में अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बना करके भेजा और बोला कि आप जाइए, जिंदा या मुर्दा शिवाजी को मारकर मेरे कदमों में लाकर रख दीजिए, ये आपकी ड्यूटी है। ये आदेश किसका था, औरंगजेब का था अपने मामा के प्रति। तो अब देखिए, अब आगे की कहानी हम लोग पढ़ते हैं, शाइस्ता खां से संघर्ष। ये कहानी होती है जो कि 60 में उसको नियुक्त करता है, 59 में तो बैठता है, 60 में नियुक्त कर देता है और 60 में ही उसका मामा शाइस्ता खां दक्षिण में चला जाता है। लेकिन कुछ समय तक लड़ने के बाद 63 में संघर्ष होता है शिवाजी से और फिर शिवाजी भी उसे मारने में सफल हो जाते हैं। अब देखिए, अब इस कहानी को समझिए बेटा आप लोग। ये कहानी तो हमने अफजल खां समझा, अब हम कहानी समझ रहे हैं शाइस्ता खां का संघर्ष क्या होता है। कहते हैं कि जब औरंगजेब उत्तर भारत में निश्चिंत हो गया तब उसने क्या किया, 60 में अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बना करके भेजा और कहा कि आप शिवाजी को मार दीजिए। ऐसी स्थिति में और जो शाइस्ता खां था उसके लिए दक्षिण तो बिल्कुल अनोन था, वो कभी गया नहीं था। वो जाता है और जा करके क्या करता है, बीजापुर राज्य से मिल जाता है और मिल करके मराठों के खिलाफ युद्ध करता है और युद्ध में 2-3 लड़ाइयाँ जीत भी जाता है। पूना को, चाकन को जीत करके अपने कब्जे में कर लेता है, कल्याण को भी जीत लेता है। सफलता उसे मिलती है, लेकिन इस बात को शिवाजी को आभास हो जाता है कि ऐसा कोई दक्षिण में है नहीं अकेला व्यक्ति जो मुझे हरा दे। तो आखिर ये है कौन, तो पता चल जाता है उनको कि शाइस्ता खां और बीजापुर दोनों मिल गए हैं और मिल करके मेरे खिलाफ अभियान चला रहे हैं। ये बात शिवाजी को भनक मिल जाती है। ऐसी स्थिति में शिवाजी क्या करते हैं, 63 में निर्णय करते हैं कि हम क्या करेंगे, वर्षा ऋतु में, चूंकि वर्षा ऋतु का समय होता है और उसी वर्षा ऋतु के समय में पूना में क्या करता है, शाइस्ता खां अपना डेरा डालता है। ठीक, कहाँ पे, वर्षा ऋतु के समय में पूना में शाइस्ता खां अपना डेरा डालता है, क्योंकि जितना आगे बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में शिवाजी निर्णय लेते हैं, रात में पूना में प्रवेश कर जाते हैं, उसके महल पर, उसके निवास स्थान पर जा करके उस पर अटैक बोल देते हैं शिवाजी। जब अटैक बोलते हैं तो दोनों में लड़ाइयाँ होती है और ऐसी स्थिति में शाइस्ता खां का अंगूठा कट जाता है और शाइस्ता खां भागने में सफल होता है, लेकिन उसका पुत्र जो फतेह खां होता है उसको शिवाजी मार देते हैं और इस प्रकार से शाइस्ता खां का संघर्ष समाप्त हो जाता है 1663 में। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। शाइस्ता खां वापस दिल्ली नहीं आता है और पता ना कहाँ चला जाता है, ये समझ में भी नहीं आता है। आगे बात समझ में। अब इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं, क्या हमने आपको लिखवाया। कहानी बिल्कुल बाबू यही है। कह रहा है कि 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और शिवाजी को खत्म करने का आदेश दिया कि आप उन्हें मार दीजिए। शाइस्ता खां ने बीजापुर राज्य से मिलकर कुछ युद्धों में मराठा के खिलाफ विजय प्राप्त कर ली, कुछ मराठों के पास युद्ध किए, विजय मिल गया। इसने शिवाजी से कुछ स्थान पूना, चाकन और कल्याण जीतने में सफल भी रहा। मैंने कहा ना कि जीत भी गए। 1663 में शाइस्ता खां ने वर्षा ऋतु पूना में बिताने की योजना बनाई। इसी बीच 15 अप्रैल 1663 को शिवाजी ने रात्रि में पूना में घुस गए और शाइस्ता खां के निवास स्थान पर आक्रमण कर दिया, जिसमें शाइस्ता खां का अंगूठा कट गया और उसका पुत्र फतेह खां मारा गया। इस प्रकार से ये कहानी खत्म हो गई। ये सूचना मिली अब उत्तर भारत में। औरंगजेब से दुखी तो हुआ, लेकिन कर ही क्या सकता था। ठीक है,
अब वो उनके जगह पे अपने पुत्र को वायसराय बना करके भेजता है, जिसका नाम होता है मुअज्जम। लेकिन बात बनती नहीं है और तब राजा जय सिंह को भेजता है और तब संधि होगी शिवाजी से। अब देखिए अब क्या कर रहा है, कह रहा है कि युद्ध में विजय के बाद शिवाजी का सम्मान और बढ़ गया क्योंकि उन्होंने मुगलों को हराया था और मुगलों की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा। इसके बाद मुअज्जम को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया। किसने? औरंगजेब ने अपने पुत्र को। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब कह रहे हैं, अब देखिए जब उसने नियुक्त किया, इसी बीच 64 में शिवाजी एक बार सूरत को भी लूटते हैं। ये पूछता है बहुत क्वेश्चन, कई बार बाबू ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग याद कर लीजिएगा। सूरत का 2 लूट करते हैं शिवाजी, सूरत की पहली लूट और दूसरी लूट। तो पहली लूट 8 जनवरी 1664 ईस्वी को होती है और एक 70 में होती है। ठीक है, तो याद रखिए दोनों, पहला 64 और दूसरा 70। ठीक है, कह रहा कि शिवाजी को सूरत की लूट में करीब 1 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। शिवाजी ने अंग्रेज और डच की कोठी को यानी फैक्ट्री को कुछ भी नुकसान नहीं किया। जो लूटा वो मुगलों से उन्होंने संघर्ष किया। यहां तक कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही होगी आपको। शाइस्ता खां के बाद राजा जय सिंह को असीम अधिकारों के साथ दक्षिण का सूबेदार नियुक्त करके भेजा गया। आ गई बात ना, कि जब शाइस्ता खां मर गया या पता ना कहां चला गया, तब औरंगजेब ने क्या किया, राजा जय सिंह को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त करके भेजा और कहा कि आप जाइए, युद्ध मत कीजिएगा शिवाजी के साथ, आप जा करके कोई ना कोई संधि कीजिए और किसी प्रकार से एक बार शिवाजी को मेरे पास लाइए, फिर मैं उसके बाद से तो निपट ही लूंगा शिवाजी से। ये कह करके उसने राजा जय सिंह को भेजा। राजा जय सिंह क्या थे? कछवाहा वंश के रहने वाले थे। याद रखिए, राजस्थान में कछवाहा वंश के रहने वाले थे। अब ये जाते हैं तो एक संधि होती है पुरंदर की संधि। याद रखिए, अब ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई थी और कब हुई थी? तो पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी में शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच हुई थी, जो कछवाहा वंश के थे। आगे बात समझ में? तो अब याद रखें, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, कह रहा कि यह संधि शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच 22 जून 1665 ईस्वी को हुआ था। बिल्कुल क्लियर है। अब इस संधि जब हुई तो इसमें कुछ शर्तें रखी गई, क्योंकि जय सिंह गया तो बहुत मनाया, बोला कि लड़ने फिरने से क्या फायदा होता है, आप चलिए मुगलों के अधीन काम कीजिए, दक्षिण आपको मिल जाएगा। मना उना करके शिवाजी को मना लेता है और संधि भी कर लेता है, शर्तें भी मनवा लेता है। आगे बात समझ में? शर्तें क्या थी? पहला शर्त था कि शिवाजी अपने 35 किला, जो उसमें उनको किला जो जीत रखे थे, में से 23 किला मुगल को दे देंगे। मान गए शिवाजी। उसके बाद बात हुई कि शिवाजी मुगलों की तरफ से युद्ध एवं सेवा करेंगे, ये भी बात मान गई। उसके बाद कहा गया कि शिवाजी के पुत्र जो संभाजी हैं, आगे याद रखिएगा संभाजी मिलेंगे, संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया जाएगा। क्या बात हुई थी जी? 5000 का मनसब दिया जाएगा। मनसब एक पद होता था। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग जब पढ़ेंगे अकबर को मध्यकालीन भारत में, वहां करेंगे, तो कि वहां पे डिटेल में हम लोग मनसबदारी प्रथा पढ़ेंगे। यहाँ बस याद रखिए कि पद एक तरह से मान के चलिए। तो 5000 का पद मिला उसको। ठीक है, संभाजी को मुगलों की तरफ से लड़ने को तैयार हुए, 35 में से 23 किला देने को तैयार हो गए, ये शर्तें हो गई। उसके बाद शिवाजी अब आगे बढ़े। शिवाजी 1666 ईस्वी में आगरा दरबार में पहुंच गए। शिवाजी क्या हुआ? 64 में संधि हो गई, पुरंदर की संधि, याद रखिएगा 64 में हो गई थी शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच में। इसके बाद 66 में शिवाजी आगरा पहुंच गए। ठीक है, आगरा पहुंचे, वहां पर जय सिंह के पुत्र राम सिंह, जो जय सिंह जो थे कछवाहा वंश के, उनके पुत्र राम सिंह थे, उनको शिवाजी की सुरक्षा की गारंटी दी गई थी कि आप ही के देख रेख में शिवाजी यहाँ पर रहेंगे और आपको शिवाजी को कोई चीज की कमी नहीं करनी है और देख रेख करनी है। याद रहेगा, शिवाजी की सुरक्षा की गारंटी किसको थी? राम सिंह को थी। दरबार में शिवाजी को 5000 मनसबदारों की लाइन में खड़ा किया गया, जिससे शिवाजी नाराज हुए। अब वहां जाने के बाद शिवाजी एक तरह से मान के चलिए कि दक्षिण के राजा थे, मराठों के उत्कर्ष व्यक्ति थे, उत्कर्ष हो ही रहा था। अब इनको मनसबदारी प्रथा 5000 की तो कम थी, 6000 7000 में खड़ा कराना चाहिए था, तो बात भी बनती। तो 5000 की मनसबदारी में खड़ा कर दिया। ऐसे में शिवाजी को अपनी प्रतिष्ठा पे बहुत चोट पहुंची और वो इस बात से लेकर के बड़ी नाराज हो गए। इसके बाद शिवाजी को जयपुर महल में बंद कर दिया। नाराज भी हुए और अपनी नाराजगी व्यक्त की, झगड़ा कुछ बात ऐसी हुई होगी, ऐसे में उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की। तब जाकर के शिवाजी को पकड़ करके जयपुर के महल में कैद कर दिया गया, बंदी बना करके रख दिया गया। ठीक है, इसके बाद यहीं पर एक कहानी है, उसको मैं बताता हूं। मैंने लिखा नहीं कि वहां से क्वेश्चन उतना नहीं आता है,
मैं ठीक है दोस्तों, ये कहानी आती है। होता क्या है कि शिवाजी को कैद कर दिया जाता है। ऐसे में ही शिवाजी की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब हो जाती है तो जयपुर के महल में ही उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है वहाँ पे। वैसी स्थिति में वहाँ पर एक व्यक्ति मिलता है उनको, जो उनके पास आता है। उसका नाम होता है हीरो जी फरदून जी। क्या नाम होता है? हीरो जी फरदून जी। वो बिल्कुल ही शिवाजी का हमशक्ल दिखाई देता है, मतलब शिवाजी का टू कॉपी होता है। ऐसे में शिवाजी को एक काम करना बड़ा आसान हो जाता है। वो क्या करते हैं, हीरो जी फरदून जी को पकड़ करके क्या करते हैं, मार देते हैं, मतलब उसको घायल कर देते हैं। और घायल करके अपने बेड पर सुला देते हैं। और सुला करके वहां से खुद अपने उठ करके फलों की जो टोकरी थी, कुछ लोग कहते हैं फल की टोकरी, कोई कहता है मिठाई की टोकरी, जो भी हो, लेकिन टोकरी थी। टोकरी जो लाद करके महल से बाहर जा रही थी गाड़ी पर, उसी टोकरी में बैठ करके गाड़ी में छिप करके बाहर निकल जाते हैं। और वहां से भाग करके आगरा से, अरे जयपुर से सीधा आगरा से, और आगरा से सीधा भाग करके रायगढ़ पहुंच जाते हैं अपने किले में। ठीक है, जो उनका किला होता है, राजधानी होती है, रायगढ़ चले आते हैं। औरंगजेब ने वहां चले आते हैं। इस प्रकार से वहां से भाग करके ये पुनः चले आए। जो उनको लेकर गया था संधि करके, वो संधि बेकार हो गई। ठीक है, इसी बीच क्या करता है औरंगजेब, भाग करके जब चले आते हैं, 67 की घटना होती है। तो औरंगजेब क्या करता है कि अपने पुत्र मुअज्जम से एक संधि का प्रस्ताव भेजता है उनसे, क्योंकि औरंगजेब अभी जाता नहीं है दक्षिण में। प्रस्ताव भेजता है, और प्रस्ताव भेज करके कहता है कि आप शिवाजी को मनवा लीजिए। लेकिन शिवाजी मानने को तैयार नहीं होते हैं। और उसी समय शिवाजी को औरंगजेब ने ही राजा की उपाधि दिया था, दिलवाया था अपने पुत्र मुअज्जम के माध्यम से। तो शिवाजी को राजा भी कहते हैं। राजा की उपाधि शिवाजी को किसने दी थी? औरंगजेब ने दिया था। ये बात एक छोटा सा याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसी स्थिति में अब वहां पर शिवाजी पहुंच गए, रायगढ़ चले गए। उनको राजा की उपाधि मिल गई उनके पुत्र, औरंगजेब के पुत्र के माध्यम से। अब वहां जाने के बाद शिवाजी दोबारा एक बार फिर से वापस लौटते हैं और सूरत को लूटने का प्रयास करते हैं 70 में। सूरत की दूसरी लूट कब करते हैं? 70 में। कहा जाता है कि इस लूट में शिवाजी ने लगभग 66 लाख रुपए की संपत्ति को लूटा था। और यहीं पे कहा जाता है कि उन्होंने एक सोने की पालकी भी लूटी थी, जिस पालकी को वहां का कोई व्यक्ति औरंगजेब को भेंट देने के लिए बनवाया था। जो किसने ले लिया? शिवाजी ने उसे सोने की पालकी को ले लिया। बात समझ में आ गई? उसके बाद शिवाजी जाते हैं और 71 में सुलहेर का एक दुर्ग होता है दक्षिण में, उसको जीतते हैं। और फिर 73 में पन्हाला का दुर्ग जीतते हैं। और इस प्रकार शिवाजी का जो विजय अभियान 42 के बाद 43 में, यानी 1643 में जो शुरू हुआ था, वो 1673 तक आकर के चलते आता है। और 73 के बाद अब शिवाजी निर्णय लेते हैं कि अब मैं क्या करूं, अपना राज्याभिषेक करा लूं। तो अब आगे की कहानी जो है वो शिवाजी के राज्याभिषेक की है। यानी अब यहाँ पर शिवाजी का क्या होता है? राज्याभिषेक होगा। यानी 1674 ईस्वी में शिवाजी अपना क्या करते हैं? राज्याभिषेक कराएंगे। जो 2 बार राज्याभिषेक करते हैं। पहली बार कराने के बाद उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है, तो उनको लगता है कि अशुद्ध हुआ है कुछ, तो दोबारा राज्याभिषेक कराते हैं 5-6 महीने के अंतराल में, और गद्दी पे बैठ जाते हैं। उसके बाद से लास्ट एक बार वो अपना विजय अभियान करते हैं, कर्नाटक अभियान। और उसी बीच में वो हमने 73 तक तो पहुंचा ही दिया है। 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद इनके उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू होता है, जो हम लोग पढ़ेंगे। हमने बताया था कि शिवाजी का बचपन और राजनीतिक उत्कर्ष, उसके बाद उत्तराधिकार का संघर्ष, और फिर शिवाजी का प्रशासन भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से, या मुझे पूरा भरोसा है कि ये वीडियो आपको समझ में देखने के बाद आएगा। और एक कहानी के माध्यम से मैंने आपको मराठा को पढ़ाने का, समझाने का प्रयास किया। निश्चित तौर पे आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट बाबू जरूर करना। कमेंट से मुझे थोड़ा सा मनोबल मिलता है कि हाँ, मैं जो काम कर रहा हूँ आपके लिए वो सही दिशा में जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास भी कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपके सब्सक्राइब करने से मुझे एक मनोबल मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है।
और इसी आत्मविश्वास के साथ मैं आपके लिए डेली एक वीडियो लाने का प्रयास करता हूं और बड़े ही आसान तरीके में समझाने का प्रयास करता हूं, ताकि आपको घर बैठे अपनी स्टडी पूरी तरह से होती रहे। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।